पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि श्वेनलून चौंक कर बोलता है इम्पॉसिबल। पुशियांग माउंटेन में एल्डर, मोटा आदमी सब शॉक्ड हैं। हन फेजी के पैरों के नीचे का क्लाउड रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर कैनियंस की तरफ देखती है। हन फेजी हैरान होकर कहती है, वो अभी भी जिंदा है? ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का एल्डर तेज सांस लेता है। चेहरे पर डिसबिलीफ है। हान चंगजी दूर खड़ी है। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी रेडनेस आ जाती है। अब आगे लेक ऑफ कलर्स माउंटेन पर बूढ़ी औरत की आंखें चमकती हैं। वो हान माउंटेन बेल की तरफ देखती है, फिर उन स्टोन पिलर्स की तरफ जिनको देखकर सब लोग हैरान हो रहे हैं। बूढ़ी औरत के पास यन लुआन भी डिसबिलीफ में खड़ी है। यन लुआन मन में सोचती है, क्या सच में? क्या वो मरा नहीं है? वरना पिलर्स क्यों नहीं धंसे? बूढ़ी औरत चुप है। पिलर्स को घूरती है। माथे पर बल पड़ जाते हैं। यह सब देखकर वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाती है। आसमान में काले बादल हैं। चांदनी पूरी जमीन पर नहीं पड़ रही। इतना अंधेरा है कि लोग बस चेन को हवा में हिलते हुए देख पा रहे हैं। नीचे पिलर्स वैसे ही खड़े हैं, कोई डूबने का साइन नहीं। हान माउंटेन सिटी में लोग धीरे धीरे सांसें तेज लेने लगते हैं। जो लोग जाने वाले थे वो भी अब पूरी अटेंशन से चेन को घूर रहे हैं। पूरा हान माउंटेन एक अजीब सी शांति में डूबा है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सब लोग उस बंदे का इंतजार कर रहे हैं जो शायद चेन के नीचे दिख जाए। सुमिंग को नहीं पता कि इतनी भीड़ उसका इंतजार कर रही है। उसे यह भी नहीं पता कि वो चेन से फिसल गया था। भीड़ को भले ही लगे कि वो बेहोश है, लेकिन सुमिंग का दिमाग एकदम साफ है और जो वो देख रहा है वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। सुमिंग के सामने अभी भी वही हान माउंटेन की हिलती हुई चेन है। वो खुद को 7वें सेक्शन पर एक पैर के साथ खड़ा देखता है। उसके सामने लेचन का भूतिया रूप टूटता है। उसकी टूटी हुई हंसी सुमिंग का दिल दहला देती है। सुमिंग समझ नहीं पाता कि यह उसकी खुद की इल्यूजन है या लेचन की। उसे यह भी नहीं पता कि यह सब सच है या झूठ। सब कुछ उसके दिमाग का खेल हो सकता है, लेकिन लेचन का चेहरा और उसकी बातें उसके पूरे शरीर में दर्द फैला देती हैं। सुमिंग बड़बड़ाता है, उसने मुझे खुद अपने हाथों से दफनाया था। काफी देर तक सुमिंग चुप रहता है। उसे न बिजली की आवाज सुनाई देती है, न हवा की, न ही चमकती बिजली दिखती है। वो चेन को देखता है। अचानक उसकी नजर में चेन सीधी नहीं, उल्टी हो जाती है। पूरा वर्ल्ड उल्टा हो जाता है। सुमिंग चुपचाप अपना पैर उठाता है और आगे बढ़ता है। उसे लगता है उसने 10 कदम आगे बढ़ा लिए। तभी अचानक उसके सामने धुंध इकट्ठा हो जाती है। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है। धुंध में एक आदमी की आकृति बनती है। इस बंदे का दायां हाथ नहीं है। उसने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी है। चेहरा थोड़ा कंफ्यूज है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा वो यहां क्यों है। चेहरा हैंडसम है और थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में तलवार जैसी चमक आ जाती है। फिर जैसे ही वो सुमिंग को देखता है, उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है, फिर गुस्से में बदल जाता है। सुमिंग बड़बड़ाता है, बेलिंग, और उस आदमी को देखता है जो अब बूढ़ा सा लग रहा है। उसके दिल में अजीब सा एहसास उठता है। बेलिंग शक के साथ पूछता है, तू कौन है? मेरी कॉन्शियसनेस को यहां क्यों लाया? तेरी प्रेजेंस, क्या हम पहले मिल चुके हैं? बेलिंग थोड़ी देर रुकता है। जैसे ही वो सुमिंग को देखता है, उसके अंदर बहुत पुरानी सी फेमिलियरिटी उठती है, जैसे ये एहसास उसकी हड्डियों में बसा हो। सुमिंग काफी देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मैं सुमिंग हूं। सुमिंग का नाम सुनकर बेलिंग कांप जाता है। वो घूरता है डिसबिलीफ में, जैसे ये नाम उसके दिमाग में गूंज रहा हो। बेलिंग चुप रहता है। सुमिंग भी कुछ नहीं बोलता। दोनों को समझ नहीं आता कि यह सब सच है या झूठ। पूरे माहौल में कंफ्यूजन है। कितनी देर बीत जाती है पता नहीं। अचानक बेलिंग ठंडी हंसी हंसता है। सुमिंग को गहराई से देखता है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। बेलिंग गुस्से में चिल्लाता है, म्याओ मान की ग्रेट ट्राइब कब से बजरकर इल्यूजनरी आर्ट से खेलने लगी, और तू मेरे आसपास के लोगों की इल्यूजन क्यों नहीं बनाता? सीधा सू मिंग की इल्यूजन बना दी, जो मर चुका है। मुझे नहीं पता तू कौन सा एंसेस्टर है, लेकिन तुझे सुमिंग की शक्ल लेने का हक नहीं है। सुमिंग मेरी ट्राइब का है, डार्क माउंटेन का हीरो है। तू उसमें बदलने लायक नहीं। बेलिंग के चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ है, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। वो अपना बायां हाथ उठाता है और उसके पीछे एक जायंट बो की इल्यूजन बन जाती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन सब तबाह हो सकते हैं। बो अपने आप खिंच जाता है। बेलिंग के शरीर से काली धुंध निकलती है और एक ब्लैक मिस्ट एरो बनती है। बो जैसे ही खिंचता है, एरो आवाज के साथ सुमिंग की तरफ आती है। सुमिंग बड़बड़ाता है, बेलिंग, बड़े भाई। सुमिंग का दिमाग एकदम साफ है। उसे पता है यह सब फेक है, लेकिन फिर भी वो देखना चाहता है कि बेलिंग के बाद एल्डर आएगा या वो लड़की आएगी जिससे उसने वादा तोड़ा था। एरो सुमिंग के सामने आकर रुक जाती है, जैसे लेचन की पंच रुकी थी।
बेलिंग हैरान होकर पूछता है, क्या तूने अभी क्या कहा? बेलिंग के चेहरे पर दर्द और गहरा हो जाता है। वो सुमिंग को देखता है, फिर लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर लेता है। बेलिंग धीरे से कहता है, शुक्रिया जिसने मुझे सुमिंग को फिर से देखने दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तूने ये इल्यूजन क्यों बनाई, लेकिन आज के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। थोड़ी देर बाद बेलिंग आंखें खोलता है। अब उसके चेहरे पर शांति है, आंखों में नरमी है, जैसे अपने छोटे भाई को देख रहा हो। बेलिंग प्यार से कहता है, सुमिंग अपना ख्याल रखना। बेलिंग मुड़ता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो धीरे धीरे दूर जाता है, जैसे दुनिया से गायब हो रहा हो। सुमिंग पूछता है, बड़े भाई बेलिंग, चेनशिन ठीक है? सुमिंग भूल जाता है कि यह सब फेक है। वो बेलिंग को जाते देख खुद ब खुद पूछ बैठता है। बेलिंग रुक जाता है, कांप जाता है, फिर मुड़कर सुमिंग को घूरता है। कंफ्यूजन और डर उसके चेहरे पर है। सुमिंग बेलिंग को देखता है, फिर जल्दी से अपना दायां हाथ सीने में डालता है। जब बाहर निकालता है, उसकी हथेली में काला टुकड़ा है, वही टुकड़ा जो उसने डार्क माउंटेन के गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की टूटी मूर्ति से लिया था। सुमिंग सोचता है, चाहे ये सब फेक हो, चाहे कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सुमिंग सिर उठाता है और वो टुकड़ा बेलिंग को दिखाता है। बेलिंग वो टुकड़ा देखकर बुरी तरह कांप जाता है। शौक में सुमिंग को घूरता है। बेलिंग हैरानी से पूछता है, क्या तू सच में सुमिंग है? सुमिंग दर्द में कहता है, मैं हूं। बेलिंग अचानक जोर जोर से हंसता है। उसकी हंसी में दर्द और दुख है जो सुमिंग समझ नहीं पाता। बेलिंग चीखता है, अगर तू सुमिंग है तो वापस क्यों नहीं आया? पता है हम तेरा कितना इंतजार करते रहे। सुमिंग, सुमिंग, तू वो नहीं है। बेलिंग के चेहरे पर गहरा दुख है। वो मुड़कर दूर जाता है, हंसते हंसते गायब हो जाता है। सुमिंग वहीं खड़ा रहता है जब तक बेलिंग की परछाई भी गायब नहीं हो जाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहुत वक्त बाद वो रोता है। उसके आंसू चेन पर गिरते हैं, फिर घाटी में और गायब हो जाते हैं। सुमिंग मन में सोचता है, चेन्स ऑफ हान माउंटेन, आखिर तू है क्या? ये सब क्यों दिखा रहा है? मुझे क्या समझाना चाहता है? सुमिंग आंखें बंद करता है, बहुत देर बाद फिर खोलता है और चुपचाप आगे बढ़ता है। अब चेन पार करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुमिंग अब ये नहीं सोचता कि ये सब सच है या झूठ। उसे अब खतरे की भी परवाह नहीं। अब वो बस देखना चाहता है आगे किससे मिलेगा। वो चलता रहता है। 7वें सेक्शन के बीच में उसे वूला दिखता है, फिर हेड ऑफ द गार्ड्स शेनहैन, और आखिर में धुंध में एक बूढ़े आदमी की पीठ दिखती है जिसके बाल सफेद हैं। सुमिंग दर्द में कहता है, एल्डर। सुमिंग का दिल कस जाता है। वो बस उस बूढ़े को देखने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर धुंधली हो जाती है। सिर में तलवार जैसी आवाज गूंजती है। उसी वक्त एक घबराई हुई आवाज बार बार उसके दिमाग में टकराती है। ये आवाज ही फेंग की है, जो मौत को करीब महसूस करके डर के मारे चिल्ला रहा है। ही फेंग घबराकर चिल्लाता है, मास्टर, मास्टर, उठो। ही फेंग फिर चिल्लाता है, मास्टर, अगर तुम नहीं जागे तो हम दोनों मर जाएंगे। डैम यू, क्यों नहीं जाग रहे हो? ही फेंग पैनिक में बोलता है, अगर मरना ही है तो कम से कम मुझे छोड़ दो। मैं सुमिंग का छी बिल्कुल सर्कुलेट नहीं हो रहा था, जैसे किसी ने दबा दिया हो। लेकिन उसके अंदर जो छोटी सी हरी तलवार छुपी थी वो तेज आवाज में गूंज रही थी, जो सिर्फ सुमिंग सुन सकता था। यह आवाज और तेज होती जा रही थी। सुमिंग का दिमाग झकझोर रही थी, जिससे वो गिरते गिरते जाग जाता है। जैसे ही सुमिंग की आंख खुलती है, मौत का डर उसके दिल में दौड़ जाता है, जैसे पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई हो। अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा है और वो खुद तेजी से नीचे गिर रहा है। अब वो सच में जाग गया है। जैसे ही सुमिंग होश में आता है, उसे समझ आ जाता है जो कुछ भी उसने देखा वो सब इल्यूजन था, जो चेन के 7वें सेक्शन पर चलते वक्त उसके दिमाग में रह गया था। सुमिंग मन में सोचता है, क्या मैं फेल हो गया? लेकिन एल्डर को तो देखा ही नहीं। सुमिंग तेजी से गिर रहा है। घाटी बहुत गहरी है। उसे हवा की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो तेजी से नीचे जा रहा हो। ही फेंग की घबराई हुई चीखें और तलवार की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती है। सुमिंग सोचता है, अब समझ आया, जो लोग चेन पर फेल होते हैं वो बचते क्यों नहीं। हान माउंटेन की चेन्स बहुत अजीब हैं। ये ची दबा देती हैं, होश छीन लेती हैं और आउटकम सिर्फ मौत है। दूसरों के लिए बचाना लगभग नामुमकिन है। ही फेंग भी हनफेजी की तैयारी और अपनी किस्मत से ही बच पाया था। सुमिंग अब शांत है। उसका शरीर गिरता रहता है। उसे नहीं पता जमीन कितनी दूर है, लेकिन मौत का डर और तेज होता जा रहा है। राहत की सांस लेकर कहता है, मास्टर, आखिरकार आप जाग गए। ही फेंग की आवाज में हल्की कड़वाहट है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या महसूस करे। जब उसे मौत का डर महसूस हुआ, तभी उसे पता चला कि सुमिंग के साथ कुछ गड़बड़ है। सुमिंग का शरीर तेजी से गिर रहा था, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो।
अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शरीर चूर चूर हो जाता। सुमिंग को तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए उसे डर भी नहीं था। लेकिन हीफेंग पूरी तरह होश में था। वो बस गिरता देख सकता था, खुद की मौत देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। न तो सुमिंग के शरीर को कंट्रोल कर सकता था, न ही बाहर निकल सकता था। ऊपर से जो बाहरी ताकत थी वो उसके छी को भी दबा रही थी। हीफेंग सच में डर गया था। ऐसी हालत में जहां कुछ कर भी ना सको, बस मौत का इंतजार करो, यह पागल कर देने वाली टॉर्चर थी। हीफेंग घबराकर सुमिंग को पुकारता रहा। गुस्से में उसे गालियां भी देने लगा, क्योंकि अब उम्मीद ही टूट चुकी थी। लेकिन जैसे ही हीफेंग देखता है कि सुमिंग जाग गया, अब उसे मौत से नहीं बल्कि सुमिंग से डर लगने लगता है। कहीं उसने उसकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। हीफेंग घबराकर जल्दी जल्दी सफाई देता है। मास्टर, आपने अभी क्या सुना? मैं तो बस आपकी सेफ्टी के लिए परेशान था। सुमिंग हीफेंग को इग्नोर करता है। उसका शरीर तेजी से नीचे गिर रहा है। उसके दिमाग में कई ख्याल आते हैं, फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। तुरंत ही उसके शरीर से विंग्स ऑफ मून की सोल्स बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक जबरदस्त दबाव उन पर गिरता है और वो बाहर नहीं आ पाती। सुमिंग मन में सोचता है, शी सर्कुलेट नहीं हो पा रही, विंग्स ऑफ मून की सोल्स भी बाहर नहीं आ सकती। अब बस एक ही रास्ता है। सुमिंग अपने दिमाग में ब्रांडिंग आर्ट एक्टिवेट करता है और उसके माथे के बीचों बीच हरे रंग की रोशनी चमकती है। तभी छोटी सी हरी तलवार बाहर निकलती है। वो छोटी तलवार भी इस जगह के दबाव में कांप रही थी, जैसे सहन नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे ही सुमिंग अपनी सारी ब्रांडिंग आर्ट की ताकत तलवार में डालता है, वो एकदम स्थिर हो जाती है और झटके से सुमिंग के पैरों के नीचे आ जाती है। गिरने की स्पीड इतनी तेज थी कि तलवार पर पैर रखते ही सुमिंग को लगा जैसे शरीर टूट जाएगा। तलवार ने थोड़ी सी ताकत तो संभाल ली, बाकी सारा झटका उसके शरीर में गया। उसके अंदर जोरदार आवाजें गूंजती हैं, चेहरा सफेद पड़ जाता है, खून की उल्टी कर देता है और तलवार सैकड़ों फीट नीचे जाकर धीरे धीरे रुकती है। सुमिंग हांफते हुए तलवार पर खड़ा है। वो जल्दी से सिर उठाकर ऊपर देखता है। आसमान में बिजली चमकती है। जब दुनिया एक पल के लिए रोशनी से भरती है तो उसे ऊपर हिलती हुई चेन दिखती है। सुमिंग बड़बड़ाता है, मैंने अभी चेन की चैलेंज खत्म नहीं की। उसने काली चादर ओढ़ रखी है, लेकिन गिरते वक्त उसकी हुड उड़ गई थी, तो वो फिर से सिर ढक लेता है। फिर अपने कपड़े ठीक करता है ताकि उसके नीचे क्या है कोई देख न सके। छोटी हरी तलवार धीरे धीरे सुमिंग को ऊपर ले जाती है और वो कैनियन के गहरे अंधेरे से ऊपर उठता है। सुमिंग वापस आ गया। हन माउंटेन सिटी में वक्त धीरे धीरे बीत रहा है। आसमान में बिजली कड़क रही है। कभी कभी बिजली की चमक में चेन और भीड़ के चेहरे दिख जाते हैं। कोई भी बेचैन नहीं है। सबको पता है कि पिलर्स के न ढंसने का मतलब है चैलेंज अभी खत्म नहीं हुई, चैलेंजर फेल नहीं हुआ। फिर भी दिन भर जो कुछ हुआ उसके बाद सबके मन में शक है। कोई बंदा पूछता है, क्या वो सच में मरा नहीं है? दूसरा बोलता है, इतना वक्त हो गया, अगर जिंदा है तो अब तक दिख क्यों नहीं रहा? तीसरा कहता है, उकियांग ट्राइब वालों ने उसकी लाश ढूंढने के लिए बंदे भेजे थे, पता नहीं क्या मिला। धीरे धीरे ये बातें माहौल को और भी सस्पेंसफुल बना देती हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है लोगों का शक और बढ़ता जाता है। ट्रैंक्विल ईस्ट का एल्डर गंभीर चेहरा लिए पहाड़ के किनारे खड़ा है। उसकी नजर कैनियन पर टिकी है। पीछे फंक्शन और हान चंगजी भी वैसे ही देख रहे हैं। एल्डर सोचता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्या वो सच में मरा नहीं है? 1 घंटा बीत जाता है। वक्त जैसे रुक गया हो। सबको ये 1 घंटा बहुत लंबा लग रहा है। पुकियांग माउंटेन पर सूखा सा एल्डर गहरी सांस लेता है। उसका चेहरा थोड़ा रिलैक्स होता है। पुकियांग ट्राइब का एल्डर कहता है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, शायद चेन्स में ही कोई गड़बड़ है। बंदा तो शायद मर ही गया हो। तुम क्या सोचते हो? उसके पास खड़ा मोटा आदमी आसमान देखता है, फिर कैनियन की तरफ देखता है। धीरे से बोलता है, काफी वक्त हो गया, चांसेस ज्यादा हैं कि बंदा मर गया। जो लोग लाश ढूंढने गए थे शायद वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। अचानक उसका शरीर आगे झुक जाता है और वो कैनियन की तरफ घूरता है। उसे कुछ दिखता है। सिर्फ वही नहीं, उसके पास खड़े एल्डर का चेहरा भी बदल जाता है, जैसे उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ रहा हो। वो भी कैनियन की तरफ घूरता है। उसे भी दिखता है। बाकी लोग भी कांपते हुए कैनियन की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे बदल जाते हैं। उसी वक्त आसमान में बिजली चमकती है और एक पल के लिए हान माउंटेन की कैनियन से एक काले कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे ऊपर उठता दिखता है। हान माउंटेन में चारों तरफ हैरानी की चीखें गूंज जाती हैं। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का एल्डर गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो भी कैनियन की तरफ हैरानी से देखता है। फंक्शन शॉक में है। हान चंगजी राहत की सांस छोड़ती है। दोनों ने भी देख लिया।
लेक ऑफ कलर्स ट्राइब में बूढ़ी औरत बार बार अपना दायां हाथ भींचती और खोलती है, लेकिन चेहरा शांत है, जैसे कोई भी शौक उसे ज्यादा हिला नहीं सकता। यन लुआन पहले तो स्टन्ड है, फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी बूढ़ी औरत का हाथ देखकर उसका दिल धड़क जाता है। यन लुआन मन में सोचती है, एल्डर आखिर किस बात पर हेजिटेट कर रही है। हन माउंटेन सिटी की भीड़ भी कैनियन में ये सब देख लेती है। भीड़ में शोर मच जाता है, जैसे उनकी आवाजें आसमान की बिजली से भी तेज हैं। कोई चिल्लाता है, वो सच में नहीं मरा। दूसरा बोलता है, यही है, ये बाहर आ गया। तीसरा कहता है, इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, ये सच में कैनियन से जिंदा बाहर आ गया। कोई और हैरानी से बोलता है, इतनी देर तक गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं बचा, ये बंदा सच में नहीं मरा, ऊपर से बाहर भी आ गया। नंतियन गहरी सांस लेता है। पहली बार उसकी आंखों में रिस्पेक्ट दिखती है। वो कैनियन की तरफ देखता है और धीरे से बड़बड़ाता है। लेंगिंग और केजूसी भी देखकर हैरान हो जाते हैं। नांतियन की तरह अब वो भी सुमिंग को एडमायर करने लगते हैं। पावरफुल बजर्कर्स डिजर्व रिस्पेक्ट, और ये बंदा तो सच में लेजेंड है। हन फेजी हवा में सफेद बादल पर खड़ी है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान है, आंखों में पहले से ज्यादा ब्राइटनेस है। सिर्फ श्वन लून का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। वो मुट्ठी भींच लेता है, सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में जेलसी और किलिंग इंटेंट छुपी है। सुमिंग छोटी हरी तलवार पर खड़ा है, जो उसके कपड़ों में छुपी हुई है, और धीरे धीरे कैनियन से ऊपर उठता है। अब वो सबकी नजरों में है। अब तो सुमिंग सच में सबका सेंटर बन गया है। उसकी हर हरकत सबके दिलों को हिला रही है। जो लोग उसे पहले अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब सब रिस्पेक्ट में बदल गया है। ऐसा लगे जैसे वो मौत के दरवाजे से वापस आया हो। इतनी ऊंचाई से गिरकर जिंदा बाहर आना, अब उसका नाम हान माउंटेन में लेजेंड बन जाएगा। आज जो लोग ये देख रहे हैं, वो हमेशा इस कहानी को याद रखेंगे। अब सुमिंग का चैलेंज पूरी हान माउंटेन को हिला देगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सुमिंग ऊपर उठता है, और जैसे ही उसका शरीर 7वें सेक्शन के बराबर आता है, हान माउंटेन सिटी में शोर और भी तेज हो जाता है। अब तो सुमिंग भी ये आवाजें सुन सकता है। कोई पूछता है, क्या ये अब भी कंटिन्यू करेगा? दूसरा बोलता है, ये दिखता कैसा है, इसका नाम क्या है? तीसरा कहता है, फ्रीजिंग स्काई क्लैन इसे डिसाइपल बना ही लेगा, चाहे ये आगे न भी बढ़े, फिर भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सुमिंग 7वें सेक्शन के पास खड़ा है। चारों तरफ बातें हो रही हैं। वो पुकियांग माउंटेन की तरफ नहीं देखता, जो चेन से जुड़ा है, बल्कि अपना पैर चेन पर रख देता है। जैसे ही वो दोबारा उसी चेन पर कदम रखता है, हान माउंटेन सिटी में डिस्कशंस का वॉल्यूम पीक पर पहुंच जाता है। तीनों ट्राइब्स के लोग भी अपने अपने पहाड़ों से एंक्शसली देख रहे हैं। जैसे ही सुमिंग ने चेन पर कदम रखा, छोटी हरी तलवार उसके पैरों के नीचे से गायब हो जाती है। सुमिंग चेन के 7वें सेक्शन पर खड़ा है। माउंटेन ब्रीज को महसूस करता है, गहरी सांस छोड़ता है। सुमिंग बड़बड़ाता है, चलो फिर, चेन्स ऑफ हान माउंटेन। वो अपना दायां पैर उठाता है और चेन पर एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही वो चलता है, उसके पीछे छठा स्टोन पिलर टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और कैनियन में गिर जाता है। सुमिंग को अब भी याद है पुकियांग ट्राइब ने उससे क्या मांगा था। सुमिंग मन में सोचता है, एल्डर बाहर आओ। सुमिंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदम तेज नहीं हैं। वो इस सेक्शन को जल्दी पार नहीं करना चाहता। दिन में जो हुआ और जैसे सुमिंग मौत के मुंह से वापस लौटा, अब उसकी हर एक हरकत हान माउंटेन सिटी की भीड़ के दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। सब लोग सुमिंग को 7वें सेक्शन की चेन पर चलते हुए देख रहे हैं। चांदनी में नहाया हुआ सुमिंग हवा में अकेला सा दिख रहा है। शायद सबको अलग अलग वाइब्स मिल रही हैं। किसी को उसकी तन्हाई दिख रही है, किसी को उसका जज्बा। सुमिंग मन में सोचता है, एल्डर बाहर आओ। सुमिंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके दिल में एल्डर को देखने की तड़प है, भले ही एक झलक ही क्यों ना मिले। उसके सामने पुकियांग माउंटेन है, जो 8वें और 9वें सेक्शन के बाद आता है। तभी वही नाजुक सी आवाज फिर गूंजती है, जो लोग पहले भी सुन चुके थे। पुकियांग ट्राइब की नाजुक आवाज कहती है, सर, आप पहले ही फेल हो चुके हैं, अब आगे बढ़ने का क्या फायदा? चाहे आप जितना भी चल लें, आप फेल ही रहेंगे। आपकी चैलेंज खत्म हो चुकी है। यह आवाज धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है। जैसे ही यह आवाज सब तक पहुंचती है, हान माउंटेन सिटी में एकदम सन्नाटा छा जाता है। नांतियन और बाकी लोग भी भौहें चढ़ा लेते हैं, लेकिन नांतियन पुकियांग माउंटेन की तरफ देखता है और चुप रहना ही बेहतर समझता है। सुमिंग किसी की परवाह नहीं करता। वो चुपचाप चेन पर आगे बढ़ता है। उसकी नजर चेन के 7वें सेक्शन के आखिर पर है। आंखों में छुपी तड़प साफ दिख रही है। सुमिंग बड़बड़ाता है, एल्डर एल्डर। वो नहीं रुकता। तभी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे वो दिखता है जो बाकी किसी को नहीं दिखता। चेन पर काली धुंध इकट्ठा होकर एक बूढ़े आदमी की पीठ बन रही है। वो पीठ सुमिंग को पहचान में आती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमकने लगती है। उसे पता है
ये सब इल्यूजन है। लेकिन अगर एल्डर को एक बार भी देख ले तो उसका दिल भर जाएगा। पुकियांग ट्राइब की नाजुक आवाज फिर गूंजती है। आपकी चैलेंज खत्म हो चुकी है, आप फेल हो चुके हैं। किस्मत अच्छी है कि मरे नहीं। मेरा सजेशन है कि जल्दी से यहां से चले जाओ। अगर आगे बढ़े तो पुकियांग ट्राइब की ताकत को चैलेंज करने वाले माने जाओगे। इस बार आवाज में सॉफ्टनेस के साथ साथ जहर भी छुपा है। पुकियांग ट्राइब की यह बात सुनकर पूरा हान माउंटेन सिटी फिर से चुप हो जाता है। सबकी बोलती बंद हो गई है। 3 मास्टर्स में से एक पुकियांग है और बाहर से आए लोग उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। रूल्स वो लोग नहीं बनाते, बदल भी नहीं सकते, चाहे ये हान माउंटेन चेन्स के असली मकसद के खिलाफ हो। लेकिन सू मिंग एक बार फेल हो चुका है। इवन अगर चेन ने उसे फेल नहीं माना और वो कैनियन से वापस आ गया, अगर पुकियांग ट्राइब इसे रीजन बना ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद नंतियन के पास कुछ पावर हो, लेकिन वो भी चुप है। केजुसी थोड़ी देर सोचता है, फिर साई करता है। उसे पता है वो आउटसाइडर है। पुकियांग ट्राइब के सामने उसकी कोई औकात नहीं। लेंगिंग भौहें चढ़ाता है लेकिन चुप रहता है। ज्वेनलुन हवा में दूर खड़ा है। उसकी मुट्ठी खुल जाती है, आंखों में सडिस्टिक खुशी है। ज्वेनलुन चाहता है सू मिंग मना कर दे ताकि वो पुकियांग से टकरा जाए। फिर ज्वेनलुन को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सू मिंग खुद ही बर्बाद हो जाएगा। सब चुप हैं। हनफेजी सिर झुकाकर कुछ सोच रही है। लेक ऑफ कलर्स माउंटेन और ट्रैंक्विल ईस्ट माउंटेन भी पुकियांग की आवाज सुनकर चुप हो जाते हैं। पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई हो, बिजली भी नहीं कड़कती। हन माउंटेन सिटी की सारी नजरें सू मिंग पर टिकी हैं। सब जानना चाहते हैं वो क्या फैसला करेगा। लेकिन किसी को नहीं पता, सू मिंग को पुकियांग की आवाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसकी नजर तो बस उस बूढ़े की पीठ पर है जो मिस्ट से बनी है। सू मिंग कांप जाता है। उसकी आंखों से फिर आंसू गिर जाते हैं। वो उस बूढ़े को देखता है जो धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। सू मिंग की आवाज भर्रा जाती है, एल्डर। वो बूढ़ा कोई और नहीं, डार्क माउंटेन ट्राइब का एल्डर मोसंग है। उसने वही कपड़े पहने हैं जो सू मिंग ने उसे आखिरी बार पहने देखे थे। सू मिंग को देखकर उसके चेहरे पर पहले कंफ्यूजन, फिर कॉन्फ्लिक्ट और आखिर में प्यार और गर्व आ जाता है। जैसे वो सू मिंग से बहुत खुश है। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसकी आंखों में जेंटलनेस और प्यार है, जैसे सू मिंग उसका अपना बच्चा हो। सू मिंग एल्डर को देखता है और सारी मुश्किलें, सारी लड़ाइयां सब भूल जाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो, कितना भी अकेला हो गया हो, एल्डर को देखकर वो फिर वही मासूम बच्चा बन जाता है जो डार्क माउंटेन में एल्डर के साथ हंसी खुशी रहता था। सू मिंग मन में सोचता है, एल्डर, मुझे घर याद आता है। सू मिंग आगे बढ़ता है। वो एल्डर के पास जाना चाहता है, इवन अगर ये सब इल्यूजन ही क्यों ना हो। एल्डर सू मिंग को देखता है। उसकी आंखों की नरमी सू मिंग का दिल हिला देती है। उसके बचपन की सारी यादें सामने आ जाती हैं। सू मिंग एल्डर के पास जाकर और भी जोर से रोने लगता है। वो सफेद बालों वाले बूढ़े को देखता है, उसकी वही पुरानी ड्रेस, वही प्यार। सू मिंग मुस्कुराने की कोशिश करता है, एल्डर, आपका लस्सू बड़ा हो गया, देखो मैं कितना लंबा हो गया। एल्डर मुस्कुराता है, फिर हल्की सी सांस छोड़ता है। आंखों में फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, साथ में दया और कुछ ऐसा जो सू मिंग समझ नहीं पाता। आखिर में सू मिंग एल्डर के चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखता है। एल्डर की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है जो सीधा सू मिंग के दिमाग में घुस जाती है, जैसे उसके सिर में धमाका हो गया हो। उसी वक्त सू मिंग को अपने बचपन की यादों वाली आवाज सुनाई देती है, सू मिंग तू। सू मिंग कांप जाता है, लेकिन जैसे ही आवाज शुरू होती है एल्डर की बॉडी कांपती है और अचानक गायब हो जाती है। मिस्ट को किसी जबरदस्त ताकत ने उड़ा दिया। सब कुछ सू मिंग की आंखों के सामने गायब हो जाता है। मिस्ट गायब, एल्डर गायब। उसकी आवाज भी बस एक हल्की सी गूंज बनकर रह जाती है। सू मिंग ठीक से सुन भी नहीं पाता। लेकिन यह सब उसकी गलती या चेन की वजह से नहीं, बल्कि उस वक्त उस पर आई जबरदस्त ताकत की वजह से हुआ। उस ताकत का सोर्स था एक काला बोन रिंग जो पुकियांग माउंटेन से सीटी बजाते हुए सू मिंग की तरफ आ रहा था। इसी ने चेन की इल्यूजन तोड़ी और एल्डर की इमेज गायब कर दी। सू मिंग की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। उसने खुद को शांत रहना सिखा लिया था, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एल्डर उनमें से एक है। बोन रिंग ने उसकी सारी खुशियों और यादों को तोड़ दिया। जैसे डार्क माउंटेन के टूटने पर उसकी आंखों के सामने सब बिखर गया था। बोन रिंग और उसके मालिक ने सू मिंग की लिमिट तोड़ दी, जिससे वो पागलपन की हद तक गुस्से में आ गया। सू मिंग बहुत दिनों बाद जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज बिजली के साथ मिलकर पूरे हान माउंटेन में गूंज जाती है, जैसे उसका गुस्सा खुद आसमान का गुस्सा हो। सू मिंग सिर उठाता है। उसकी आंखों में ब्लड मून की छाया झलकती है। वो बोन रिंग की तरफ देखता है, एक बड़ा कदम आगे बढ़ाता है। उसकी चीप फूट पड़ती है। मूनलाइट उसके ऊपर गिरती है। ब्रांडिंग आर्ट एक्टिवेट होती है। माथे पर हरी रोशनी चमकती है।
छोटी हरी तलवार एक तेज ग्रीन लाइट बन जाती है, जिसमें उसकी सारी ताकत, ब्लड मून की पावर और ब्रांडिंग आर्ट का जादू है। फिर वो ग्रीन लाइट चमकती है, पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। बिजली नहीं, लेकिन एक पल में पूरी दुनिया हरे रंग की रोशनी से जगमगा उठती है। थंडर गूंजता है और ग्रीन लाइट सीधा बोन रिंग से टकराती है। तेज धमाका होता है, पूरी दुनिया हिल जाती है। सूमिंग खून की उल्टी करता है, पीछे लड़खड़ाता है, लेकिन हर बार उसका पैर चेन पर ही पड़ता है। ग्रीन लाइट गायब हो जाती है और सूमिंग के शरीर में समा जाती है। यह सब एक पल में हुआ। किसी को समझ ही नहीं आया कि यह क्या था। सूमिंग के सामने काला बोन रिंग अब भी है, लेकिन उसमें हल्की सी दरार आ जाती है। फिर वो टूटकर 2 टुकड़ों में कैनियन में गिर जाता है। उसी वक्त पुकियांग माउंटेन पर मोटा आदमी बुरी तरह कांप जाता है, खून की उल्टी करता है। उसका चेहरा सफेद हो जाता है और उसका शरीर भी अचानक सिकुड़ जाता है। मोटा आदमी गुस्से और कमजोरी से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने पहले ही कहा था, अगर आगे बढ़े तो पुकियांग ट्राइब को चैलेंज करने वाले माने जाओगे। ये आखिरी मौका है, वापस जाओ, तुम फेल हो चुके हो। सूमिंग होंठ से खून पहुंचता है, ठंडी नजर से पुकियांग माउंटेन की तरफ देखता है। अब वो फिर से शांत हो गया है। सूमिंग ठंडे लहजे में कहता है, मैं मना करता हूं। अब पुकियांग ट्राइब के पास खड़ा एक और बूढ़ा आदमी, जो घमंडी और ताना मारने वाले अंदाज में बोलता है, तू मना करता है? तेरी औकात क्या है मना करने की? तू हान माउंटेन में आउटसाइडर है। यहां सब फैसले तीनों ट्राइब्स लेते हैं। 3 सांसों के अंदर अगर चेन से नहीं हटा तो फिर कभी हट नहीं पाएगा। जैसे ही वो बोलता है, मोटा आदमी भौहें चढ़ा लेता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन चुप रह जाता है। पुकियांग ट्राइब का एल्डर चुप है, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा साफ दिख रहा है। सूमिंग चुप हो जाता है। हान माउंटेन सिटी के कुछ लोग मुट्ठी भींच लेते हैं। वो भी आउटसाइडर हैं, चाहे सालों से यहां रह रहे हों, लेकिन यह शहर तीनों ट्राइब्स का है। अगर तुम तीनों ट्राइब्स में से नहीं हो तो आउटसाइडर ही हो। उनके पास सच में कोई हक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सबकी नजरें पुकियांग ट्राइब की तरफ ठंडी हो जाती हैं। अब उनमें सूमिंग के लिए रिस्पेक्ट आ रही है, क्योंकि वो भी आउटसाइडर हैं। नंतियन, केजूसी और लेंग यिंग भी पुकियांग माउंटेन की तरफ ठंडी नजरों से देखते हैं, लेकिन चुप ही रहते हैं। तभी कोई बोलता है, तो क्या अब मुझे हक है? दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।